वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मुकेश चौधरी। और आज कैसे हो आप? यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक और शेयर भी करती रहिए। और आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन मेरी क्लास में। आज ही क्लास आपके मैथमेटिक्स में जिसमें टॉपिक चल रहा था हमारा परसेंटेज। इस परसेंटेज के अंतर्गत हमने 3 क्लासें लगातार कंटिन्यू ली है। उन क्लासों के अब आगे किस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊं इन प्रकार के कॉन्सेप्टों को देखने से पहले, यह क्लास लेने से पहले आपको जितनी भी पीछे क्लासेस बनी हुई है उन क्लासों को आप कंटिन्यू रूप से लीजिए, जिसमें आपके बहुत ही फायदेमंद और रहेगी क्लास। हमने इन 3 क्लासों के अंतर्गत बीच के अंतर्गत हमने सबसे फर्स्ट क्लास ली थी, वो फ्रैक्शन वाली क्लास ली थी जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन थी। और दूसरी क्लास के अंतर्गत जिस प्रकार से बिनों में किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जा सकता है और एलिगेशन, कुछ एलिगेशन का नियम थ्योरी लगी थी, अनेक प्रकार के क्वेश्चन हमने किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के आधार पर करते हुए हम आज की कड़ी को शुभारंभ करते हैं, जिसमें आपको जो भी यह कठिनाई या मुसीबत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे मैं हर प्रकार से आपकी जो भी दिक्कतें आ रही है वो सोल्व कर सकूं। अब ठीक है, हम क्वेश्चन को नेक्स्ट करते हैं। मैं किस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। कल वाली क्लास के अंतर्गत उस कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन रह गए थे, वो क्लास में फिर से 2 क्वेश्चन करवाना चाहता हूं उसी कॉन्सेप्ट के। फिर आज नए कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे। चल लो ठीक है, देखते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से कोई व्यक्ति 60 रुपए खर्च करके 2 केजी चीनी अधिक ले जाता है। 2 केजी चीनी अधिक कम खरीद पाता है तो चीनी की प्रारंभिक और वर्तमान दर बताइए। यह मैं आपको मुख्य तौर पर बताऊं, मुख्य बिंदु क्या है कि आपको वर्तमान और जो प्रारंभिक दर थी, वर्तमान और प्रारंभिक दर थी, उनके बारे में, मतलब जो भी उनका मूल्य है उनके बारे में आपको पूछना होगा, जिससे आपके अनेक प्रकार की भाई वो व्यक्ति जो व्यक्ति था या जो उपभोक्ता कस्टमर केयर था वह किस प्रकार से प्रारंभिक उसके आय वे में किस प्रकार से इनकम सोर्स हुई, तो वह पहले इतनी आय में इतना मटेरियल खरीद रहा था, फिर वह उसे 20% या 40% की उसमें बजट में या मूल्य में वृद्धि हुई तो उसके खपत में क्या किस प्रकार के परिवर्तन हुए। इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखने को मिल रहे थे। वह क्वेश्चन आपको कल भी बताए और 2 क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर, जिससे आपकी कड़ी भी जुड़ी रहे। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे आपको एक अनेक से अनेक सुविधा अवेलेबल हो। ठीक है, आज क्वेश्चन को शुभारंभ करते हैं कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 20% की वृद्धि होने की वजह से कोई व्यक्ति 60 रुपए खर्च करके 2 केजी चीनी कम, मतलब 2 केजी चीनी कम खरीद पाता है। चीनी क्या करता है? कम चीनी खरीद पाता है। कम खरीद पाता है तो आप इस चीनी की प्रारंभिक और अंतिम जो भी वर्तमान दर थी, प्रारंभिक और अंतिम दर थी, उन दर को आपको निकालना है। अब यहाँ आपके पर्सन में क्या दे रखा था, डाटा में क्या देगा कि 20% उस चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, मतलब वृद्धि का काम है तो इस वृद्धि का काम है तो इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो मैं पहले कितने खरीद रहा था और वास्तविक उसका मूल्य क्या था, वो आपको अच्छी तरह से निकालना आ गया होगा। मुझे आशा है कि आपको वो कॉन्सेप्ट कल वाला क्लियर हो चुका होगा। एक 20% को आप बिनोमी संख्या फ्रैक्शन में 1/5 लिखोगे, जिससे आपके यहाँ पहले कितना था, 6 था। क्यों भाई? 6 मूल्य था, 5 रुपए था। 5 रुपए था। जब उसमें 20% की वृद्धि हुई तो वह 6 रुपए खरीदने लग गया। 6 रुपए के प्रति वह लीटर खरीदने लग गया। ठीक है भाई, 6 रुपए खरीदने लग गया वह। ये इसकी प्राइस आ जाती है, ये इसकी क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अब बार-बार भी नहीं समझाऊंगा, आपको एक बार समझा चुका हूं भाई। यहाँ क्या लिखा जाता है और यहाँ क्या लिखा जाता है, इस समीकरण को बराबर करने के लिए हमारे को यह ट्रिक अपनानी पड़ती है, जिसमें आप विपरीत क्रम की संख्या को चेंज करके ट्रांसफर करके आप स्थानांतरण करके उसकी प्राइस और क्वांटिटी की मात्रा का मान निकाल सकते हैं।
अब यहाँ मुझे ये बताया कि इसके अंतर्गत कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, मतलब 1 किलोग्राम की कमी हो रही है। ठीक है सर भाई, 1 किलोग्राम की कमी हो रही है तो वह 80 मतलब 60 रुपए में कितनी किलो चीनी खरीद रहा है, 2 किलो, मतलब उसकी एक यूनिट बराबर 2 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 2 रुपए प्रति ग्राम वह 1 यूनिट खरीदेगा। यदि उसके पास 1 यूनिट खरीदेगा तो वह 2 किलो वेट के अंतर्गत उसका वजन आएगा, जिसके कारण आप उस चीज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जहां आपका मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर मिनिमम भाग में देकर आप गुणा करोगे उसको, तो आपके पास 12 और 15 रेशियो के अनुपात में आएगा। जिसमें मुझे आप यह बताइए 12 और 60 रुपए के अंतर्गत वह चीनी 60 रुपए लेकर गया, 60 रुपए लेकर गया तो वह पहले कोई 12 किलो चीनी खरीद रहा था, 12 किलो चीनी खरीद रहा था। उस चीनी को कितने भाव पड़ा, उसके चीनी का 5 रुपए, 12 पंजे 60, 5 रुपए प्रति किलोग्राम वह 12 केजी चीनी लेकर जा रहा था। जब उसमें 20% की वृद्धि हुई तो उसके पास 6 रुपए किलो प्रति ग्राम, 6 रुपए किलो प्रति ग्राम 20% की मूल्य में वृद्धि होने पर वह 10 किलो चीनी ही ले जाना जा सकता है। 10 किलो चीनी ही पहले मैं 12 किलो चीनी ले जा रहा था, जब उसमें 20% की वृद्धि हुई तो वह 10 किलो चीनी ले जाके जा रहा। तो उसमें मेन रेशियो क्या है, उसके दो में जो आपका 60 रुपए था उसमें 20% की वृद्धि होने की वजह से ये उसको गाठा अपनाना पड़ा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कड़ी से जुड़ा हुआ था, इसी प्रकार अब आपको मैं बताऊं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब है कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को 1 गुना 2 गुना किसी भी प्रकार में आप विभाजित करना चाहो हो तो वह किस प्रकार से विभाजित हो सके, या कहने का मतलब चेंजिंग इन प्रोडक्ट मतलब जो भी आपका उत्पाद है उस उत्पादन में किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। अब चेंज किस प्रकार से कर सकते हैं, आपका जो भी A इंटू बी है, मतलब ये कोई प्रोडक्ट है, ये कोई आपका प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंतर्गत यदि आपके पास एक अन्य प्रोडक्ट आ जाए, अन्य प्रोडक्ट आ जाए तो उस प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद आपका जो भी इनकम सोर्स, इनकम में क्या वेरिएशन आएगा, मतलब क्या लाभ तो उसका लाभ रहेगा, क्या उसमें हानि रहेगी, क्या उसमें बचत रहेगी मतलब खपत रहेगा, क्या उसकी सेविंग होगी, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिल सकते हैं, आपके सामने रूबरू हो सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो मैंने बताया कि जो भी आपका चेंजिंग इन प्रोडक्ट के अंदर किस प्रकार से आपका चेंज होता है, जो संक्रिया के रूप से किस प्रकार से परिवर्तित हो सकता है, वो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझना होगा। तो मैं आपको इनके क्वेश्चनों के आधार पर आपको जानकारी अवेलेबल करवाता हूं। तो देखिए ध्यान से पढ़िए। एक और चीज, यहां प्रोडक्ट में भाई चेंजिंग इन प्रोडक्ट कहीं में भी किसी में के अंतर्गत हो सकती है। कहने का मतलब आपकी मेंसुरेशन के अंतर्गत आपकी खाद्य सामग्री हो, आपकी स्टेशनरी जो भी आपके बुक सेलर, बुक नोट्सबुक इत्यादि हो, इनके किसी भी प्रकार की क्षेत्रवती के अंतर्गत ये प्रोडक्ट चेंजिंग हो सकता है। किसी भी प्रकार का माल उत्पाद, अब नाम ही ये दे दिया कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो होगा, उत्पाद किसी भी प्रकार का हो सकता है, उस प्रोडक्ट में चेंजिंग हमारे को करना है। और वो क्वेश्चन किस प्रकार से आपका वेरिएशन आता है, उस प्रतिशत की त्रुटि आपको निकालनी है। तो देखिए अब क्वेश्चन को मैं आगे समझाता हूं। देखो आप यदि किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो
तो आपको हमेशा जीरो से तैयारी करनी पड़ती है। आपको टाइम लग सकता है, लेकिन यदि आप तत्पर रहोगे तो उस चीज को सीखने की जिज्ञासा रहोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। आयत की लंबाई में क्या बोल रहा है ये कि आयत की लंबाई में, लेंथ में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। 10% की वृद्धि कर दी जाती है। चौड़ाई में अब देखो, और आयत की चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाती है। कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या खेल रहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है तो उस आयत की क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ठीक है, हम इस क्वेश्चन को आसानी से करते हैं कि 10% की तो उसमें वृद्धि हो रही है और 10% की उसमें कमी हो रही है, तो 1/10। पहले वह क्या करता है? पहले वह 10% की वृद्धि करता है, लेंथ में वृद्धि करता है, तो ठीक है, पहले 10% थी, उसमें 10% की वृद्धि करता है लेंथ में। जब उसकी चौड़ाई के अंतर्गत आता है तो वह क्या करता है? चौड़ाई के अंतर्गत आता है तो वह 10% था, उससे की चौड़ाई के अंतर्गत कमी कर देता है 10% की लेंथ, मतलब 10% की वह एक तो पॉजिटिव में अंतर वृद्धि कर देता है और एक 10% की चौड़ाई में कमी कर देता है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं आपके पास, तो इसमें किस प्रकार से आपका वेरिएशन आ रहा है? देखो, आप लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, लंबाई इंटू चौड़ाई होगी तो 100 और 99, तो यहाँ की 1% की कमी हो रही है। भाई एक वेरिएशन पॉइंट का अंतर आ रहा है, इस एक वेरिएशन पॉइंट के अंतर्गत आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करोगे? तो मैं इस 1% की जो भी आपके पास एक थी उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो उसके क्षेत्रफल में 1% का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन क्या था कि उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव मिलने को देखना मिल सकता है? 1% की कमी मिल सकती है। कमी, यहाँ कमी है सर, कमी है भाई, 1% की कमी मिल रही है आपको उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से नेक्स्ट कड़ी में समझाता हुआ, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको तो बस एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि वहां क्वेश्चन के अंतर्गत वृद्धि बोल रहा है या घटाव जोड़ बोल रहा है या किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण दोष पाया जाता है तो उसमें क्या कराना चाहता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन, आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए सर भाई, अब देखिए क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहा है कि आयत की लंबाई में 12.5%, वही है आयत की लंबाई में 12.5% क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। ठीक है, आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर रहा है, 20% की वह कमी कर रहा है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मुझे यह बताइए कि 12.5% का आपको फ्रैक्शन में बताया था वो 1/8 हो गया और इसका 1/5 हो गया, तो पहले की कंडीशन के अंतर्गत उसका क्या था मान? पहले की कंडीशन के अंतर्गत उसका मान क्या था क्या नहीं, वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पहले उसके पास 8 थी, लंबाई 8 थी, जब उसमें 12.5% की वह वृद्धि करता है तो उसकी 9 मीटर लंबाई, जो भी मीटर सेंटीमीटर है उसकी 9 हो जाती है, 9 मीटर या लंबाई हो जाती है। जब उसकी चौड़ाई के अंतर्गत उसमें 20% की कमी कर दी जाती है कि वह 20% की कमी कर रहा है, तो पहले उसके पास 5 मीटर थी, जब उसकी चौड़ाई में कमी करता है 20% की तो उसके पास 4 आ जाती है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन रहा कि इसमें लंबाई की आ गई और चौड़ाई की भी आ गई, तो मुझे यह बताया कि इसके अंतर्गत 40 और 36 यहां अंतर कितने का आ रहा है? 4% की कमी आ रही है। अब वो 4% की कमी आ रही है या किस प्रकार से कमी नहीं आ रही है, तो आपको अच्छी तरह से निकालना है कि जिसका भाग देना होता है
उसे गुणा कर दिया जाता है, जिसे भाग देना होता है उसे गुणा कर दिया जाता है। तो यहां देखिए 40 4 10%, इसमें 10% की कमी आ रही है, 10% की कमी आ रही है, किस में आ रही है? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में 10% की कमी आ रही है। जब क्या करने पड़ने पर क्या क्या मान आ रहा है कि आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में 10% की कमी आ जाती है। जो आपके सामने समक्ष किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है वो आपका वेरिएशन, मुझे पता है कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि चेंज प्रोडक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जो भी किसी भी एनीवन आप किसी भी प्रकार की सामान में व्यवस्थित में कर सकते हो और चेंजिंग कर सकते हो। अब प्रोडक्ट नाम दे दिया तो उसमें किसी भी प्रकार से हो सकता है। वर्ग की भुजा 40% की वृद्धि होने पर इसकी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो यहां कि वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब 40% की आपके पास फ्रिक्शन क्या होगी? 40% की आपके पास फ्रिक्शन यही तो होगी ना, 2/5। और वर्ग की स्क्वायर का भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको ध्यान हो तो वर्ग स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो आपके पास जब उसमें 40% की वृद्धि कर देता है तो वह किस प्रकार से आपका वेरिएशन में आता है? तो यहां देखो आपके 5 था या 7 था, अब स्क्वायर करना है तो इसका 25 और इसका 49। अब इसके अंतर्गत अंतर किसका आता है? ये प्लस में हो रहा है। अब देखो यहां प्लस में हो रहा है, तो प्लस में हो रहा है तो आपके पास कितना आना चाहिए? प्लस में आ रहा है तो 24, तो 24 इंटू 25 इंटू 100, और 100 से भाई प्रतिशत निकालना है हमारे को, तो प्रतिशत से निकालना है 4। अब 24 है 96, 24 है 96%। देखो सर भाई उसके क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि हो गई है, यहां कमी नहीं है, उसकी 96% की वृद्धि हो चुकी है क्षेत्रफल में। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन किस प्रकार से वेरिएशन के अंतर्गत था कि आपके पास कोई वर्ग है, उस वर्ग की भुजा है, भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मैं आपको बताऊं कि उस वर्ग है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा। जहां भुजा स्क्वायर होगा आपके पास वृद्धि है, उसके पास आंसर आएगा 5 और 7। अब 5 और 7 का स्क्वायर करते हैं हम तो आपके पास 25 और 49 आता है। जहां आपके पास बढ़ोतरी के अंतर्गत 24 वेरिएशन आता है। उस वेरिएशन के अंतर्गत आपको जिसमें भाग देता है या जिसे आप आंसर निकालना चाहते हो, वृद्धि निकालना चाहते हो, उसका भाग दोगे। उसके भाग देने पर 100 से परसेंटेज को आप डिवाइड करोगे, तो उस डिवाइड करने पर आपकी 96% में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिनेमा घर में 2 टिकटों के मूल्य में 37.5% वृद्धि हो गई, जबकि दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो गई। तो बताओ सिनेमा घर में आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई आपके पास कोई व्यक्ति है जिसमें सिनेमा घर है, उसके पास सिनेमा घर है, उस सिनेमा घर की टिकटों में 37.5% की वृद्धि हो जाती है। भाई टिकटों की मूल्य है उसमें 7% की वृद्धि कर देता है। जब दर्शकों की संख्या में, भाई जब दर्शक है उसकी संख्या में
दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, 20% ही है ना, 20% की कमी हो जाती है, तो बताओ सिनेमा घर के आय में क्या प्रभाव पड़ेगा? आय में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब 37.5% को मैंने आपको बताया था कि 37.5% की क्या आ रही है, बिल में आती है 3/8 और 20% की आती है 1/5। तो यहाँ कमी आ रहा है और यहाँ वृद्धि आ रहा है। ठीक है, इसमें वृद्धि आ रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रहा है। तो पहले की डेटा पहले ये डेटा था, तब उस डेटे के अंतर्गत 8 थी पहले रुपए उसके। जब उसमें 37.5% की वृद्धि कर देता है तो उसके पास 11 रुपए की टिकट खरीदने लग गए। 11 रुपए की टिकट प्रति वो टिकट बढ़ने लगी। जब उसमें दर्शकों की संख्या पहले क्या थी, पहले उसके अंतर्गत 5 थी। जब वह वृद्धि हो जाती है भाई, उसकी टिकटों में वृद्धि कर जाता है, तो उसके मूल्य में उसकी दर्शकों की संख्या घट जाती है। अब दर्शकों की संख्या घटकर आपके पास 1 हुई ना, दर्शकों की संख्या घटकर आपके पास 1 हुई। उस दर्शकों की संख्या के अंतर्गत भाई, उस दर्शकों की संख्या के अंतर्गत आपको निकालना क्या है, उस आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे ये बताइए, 8 पंजे 40 और यहाँ 11 चौक 44, क्या प्रभाव पड़ा? क्या उसके आय में क्या प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। जबकि वह मूल्य किया तो इसके आय में वृद्धि ही हुई है, इसकी मूल्य में आय में वृद्धि हुई है। देखो अब यहाँ आपके पास 4 का अंतर आ रहा है। जहां पहले 40 दर्शक जाते थे, उस 8 रुपए में 8 रुपए की प्रति टिकट में 40 दर्शक जा रहे थे। ठीक है, 40 दर्शक जा रहे थे। जब उसमें 11 रुपए प्रति टिकट का निकाले तो उसके पास 44 व्यक्ति जाने लगे टिकट में। तो यहां आपके पास 4 की वृद्धि हो रही है और 40 इंटू 4 मतलब 10% की उसके आय में, जो आपकी इनकम थी उनकी आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, मुझे आशा है कि यह क्वेश्चन और यह पैटर्न अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं आया है तो आप इस क्लास को एक तल्लीन और शांतिपूर्वक लीजिए। जहां भी आपको कहीं भी दिक्कत पड़े तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से क्लियर बताइए, जिससे आपकी हर समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका था कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आता जाते और सर्वाधिक कंपटीशन के क्षेत्र में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जबकि क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि आपकी आयत में लंबाई और चौड़ाई, वर्ग और गोला और बेलन शंकु में किस प्रकार की वृद्धि, उसके क्षेत्रफल में, उसके आयतन में इतनी % की कमी कर दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में इतना % बढ़ा दिया जाता है, तो उसके मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि उसके मान को इतना बढ़ा दिया जाता है, उसके परिमाप को इतना बढ़ा दिया जाता है, तो उसके जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में क्या प्रभाव, आपको क्या प्रतिशत त्रुटि देखने को मिलता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों बहुत सर्वाधिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन माने जाते हैं। वह क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझे। उस क्वेश्चनों के अंतर्गत एक ही प्रयोग करना है आपको, एलिगेशन। जहां आपका इलेगेशन भी जब भी लगेगा जब आपके पास वो फ्रैक्शन वाली संख्या होगी, वही आपके कार्य करेगा। और मैं आपको फिर से आज की क्लास 4 क्लास चल रही है, जिसमें आपके जितने भी पीछे 3 क्लासेज बनी है उन क्लास को आप अच्छी तरह से लीजिए। मैं गारंटी दावे के साथ करता हूं कि ये परसेंटेज के चैप्टर में आपको 1% भी कमी नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। अब और कंटेंट के बारे में आप किसी भी प्रकार से निश्चित रहे कि ये कंटेंट कम है, अवेलेबल है। आपको लगे भाई कम है तो आप मुझे अवेलेबल मतलब जानकारी इंफॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि एक वृत्त में त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है कि उस एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या में 10%, भाई आपके पास कोई वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि घटी जाए। 10% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले बता चुका था। अभी तो
अभी 2-3 मिनट पहले मैंने बताया था, क्वेश्चनों में बताया था। अब फिर से यही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल, मैंने पहले आयत में बताया था, वर्ग में बताया था, अब आप वर्ग में बताया था, अब आपके पास वर्ग में आया है। ठीक है भाई, वर्ग। अब मुझे यह बताइए इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास पाई आर स्क्वायर होगा भाई, आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से मैं बता रहा हूँ, ये मेन सॉल्यूशन का पार्ट। जी इस क्लास में परसेंटेज होने के बाद आपको एडवांस मैथ चलाऊंगा 2-3 टॉपिक उसके, तो वो भी क्लियर बराबर में चलती रहे। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, ठीक है सर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। तो मुझे यह बताया कि उसके पहले की जो वर्ग की त्रिज्या थी, पहले की त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या थी, उसमें 10% की कमी या बढ़ोतरी करने पर उसके वर्तमान स्थिति का हमें ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो पहले की स्थिति में उसके पास भाई 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो एक ये फ्रैक्शन में बदल दिया भाई, 10% की वृद्धि हो रही है और उसमें 11 आ जाएगा। अब यहां मुझे यह बताइए कि आपके पास ये क्या था कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो यहाँ 100 और ये 121। ठीक है, इसमें 121 की वृद्धि हो रही है, यहां आपके पास 21 की वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल के अंतर्गत। तो मुझे यह बताइए कि आप 121/100 इंटू 100 आप निकाल सकते नहीं निकाल सकते, 121% की वृद्धि हो गई उस क्षेत्रफल के अंतर्गत। उस क्षेत्रफल के अंतर्गत आपके पास 121 की हुई नहीं। क्या यह आंसर आपका सही है? क्या मैं यही आपको जजमेंट करना चाहता हूं, क्या मैंने ये क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, आप मुझे भी समझाइए। क्वेश्चन में किस प्रकार से अंतर पाया जाता है, क्या यह क्वेश्चन सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने हर पैटर्न के अंतर्गत किस जो भी आपका डिफरेंस आता है उसी डिफरेंस के अंतर्गत आपका परसेंटेज निकाला था, उसी परसेंटेज के अंतर्गत निकाला था ना। तो ये गलत होगा ना? होगा, बिल्कुल गलत होगा। 100 से 100 या 21% की उस क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है। अब इसी पर और क्वेश्चन आ जाता है कि एक वर्ग की त्रिज्या है, उस त्रिज्या के अंतर्गत 20% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई 10% में आपके पास 21 आ रहा है, तो 20% की वृद्धि करने पर उसके पास उस क्षेत्रफल में क्या कमी आएगी? तो आप सीधे मत कर देना, डायरेक्ट मत कर देना भाई। 10 का आपके पास 10 के आपके पास 21% आ रहा है, तो 20 के पास आपके पास 42% की वृद्धि हो जाएगी, वो आपके पास गलत आंसर चला जाएगा। देखिए किस प्रकार से। अब इसमें क्या कर रहा था, डेटो क्या चेंज था इसमें भाई, 20% की वृद्धि हो रहा है क्षेत्रफल में, वर्ग की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब 20% के करीब से वो क्या था, फ्रैक्शन 1/5, मतलब पहले उसके 5 थी और अब वो 6 हो गई। मतलब त्रिज्या में पहले उसकी लंबाई 5 थी, 5 मीटर की थी, जब उसकी 6 हो गई। और आपको ये बताया कि पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आता है, तो आर स्क्वायर तो 25 और यहाँ 36, तो इसके अंतर्गत अंतर कितने का आया? 11 किससे तुलना कर रही है, जिसमें आपको निकालना था प्रारंभिक, इसकी तुलना होगी तो 100 4 44% की इसमें वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। वर्ग की त्रिज्या के क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाती है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी प्रकार देखो, यह क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा क्योंकि इन क्वेश्चनों की बहुत ही लागत होती है, जहां आपको अच्छी तरह से समझने की योग्य होगी, और हर क्वेश्चन के अंतर्गत यही एलिगेशन का नियम लागू होगा, फ्रिक्शन वाली संख्या लागू होगी। अब देखिए, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर या वृद्धि करने पर उसके आयतन में प्रतिशत का परिवर्तन होगा, उसके आयतन में प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्वेश्चन को एक आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या इसमें क्वेश्चन बोल रहा है।
एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में प्रतिशत के परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत का परिवर्तन क्या होगा। गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितनी प्रतिशत का क्षेत्रफल या कितनी प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यह क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर, यहां आपको डेटा ध्यान रखना है कि 50% की वृद्धि बोल रहा है या कमी बोल रहा है, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। अब मुझे यह बताइए कि आपके गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन आपके पास 4/3 पाई आर स्क्वायर, क्यों, यही होगा या दूसरा होगा। गोले का आयतन क्या होगा, आपकी गोले का आयतन होगा, गोला है तो क्यूब होगा, गोला है तो क्यूब होगा, ठीक है। गोला होता क्यूब होगा, समझ में आ गया होगा कि गोला होगा तो चारों तरफ उसकी फेरी काटनी होगी। इसी प्रकार आपको याद है, मैं ट्रिक के अनुसार बता रहा हूं कि 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के प्रयास करेंगे। हाँ, स्मॉल आर था, जब उसकी त्रिज्या थी, कोई छोटा गोला है, उसकी त्रिज्या में इतना वेरिएशन आ रहा था। जब उसकी बड़ी त्रिज्या में परिवर्तित करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में, मतलब उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तित आएगा। जब हमारे को पता चला कि उसमें 50% मतलब 50% की वृद्धि कर रहा है तो 1/2 आएगा। अब यहाँ वृद्धि कर रहा है तो आपके पास 2 और 3, ठीक है सर। भाई उसकी पहली त्रिज्या 2 सेंटीमीटर थी, जब उसमें 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या उसके 3 सेंटीमीटर ही हो जाती है। सेंटीमीटर में हो कितने भी हो, मैं यहाँ पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूं आपको कि सेंटीमीटर में कीजिए, ठीक है। जब उसके आयतन में, अब उसका आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आप इसका क्यों कीजिए तो आपके पास 8 और 3 27 का, 3 का क्यूब आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 8 और 27। अब मुझे यहां बताइए इसके अंतर्गत कितने का अंतर आ रहा है। आपके पास 19 त्रिज्या सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, मतलब इस स्मॉल त्रिज्या से आपके पास कैपिटल त्रिज्या के अंतर्गत 29 का वेरिएशन आ रहा है, 19 का वेरिएशन आ रहा है। तो 19 अब निकालना क्या होगा कि 19 इंटू जिससे तुलना की जाती है वही निकाला जाता है ना भाई, जिससे तुलना की जाती है उसी का वेरिएशन मान निकाला जाता है। तो उसी का वेरिएशन मान निकालते हैं तो आपके पास 1900 इंटू 8 दूनी 16, 9 3 27, 237% इसमें वृद्धि हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, उसके आयतन में, गोले के आयतन में। अब देख लो आप कि उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। डेटा आपको 50% दे रखा था और कुछ भी नहीं दे रखा था, और उसके आयतन में देखिए मान कितना परिवर्तित हो गया। गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में जो भी परिवर्तन हुआ है, उसके क्षेत्रफल या आयतन में क्या प्रभाव आपको देखने को मिला है। तो आपको सबसे पहले गोले का आयतन आना चाहिए। अब गोले का आयतन आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होगा। जहां आपके पास जो आपका सिंपल डेरिवेटिव था वो प्रोसेस निभाना है आपको। भाई एक को स्मॉल आर मानना है, कैपिटल आर मानना है। जहां आपके पास 8 और 27, अब 8 और 27 कहां से आपको क्यूब करना है, त्रिज्याओं का क्यूब करना है। जहां वेरिएशन आता है आपके पास 19 और 19/8 जिससे तुलना की जाती है वो। अब हर बार थोड़ी समझाए जाते हैं यार, आपको
खुद का भी दिमाग लगाना होगा। एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। यहाँ दो आपके पास फॉर्मूले आने वाले हैं, उन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह से समझिए। एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर इसके वृत्त पृष्ठ पर, भाई इसके वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या, सर यह है गोले की त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी है, 20% की वृद्धि कर दी है। तो उसके वृत्त पृष्ठ पर क्या क्षेत्रफल या वृत्त पृष्ठ है उसका, उस वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है? गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर उसके वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मुझे यह बताइए कि आपके पास, आपको वृत्त, पहले तो गोले का आयतन था, उस गोले के आयतन के अंतर्गत 4/3 पाई आर क्यूब लगा रखे थे, जबकि आपको यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको जो त्रिज्याएं हैं वो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो आपके पास वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल की आपके पास ये आ जाती है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है सर, 1/5 बढ़ोतरी होगी, वही फॉर्मूला लगाना है। देखो अब आसानी हो जाती है, हर चीज आपको आसानी हो जाती है। 5, 6, जब इसको क्षेत्रफल करना है तो 25 और 36, तो यहां आपके पास अंतर कितने का आ रहा है? 36 और अंतर कितने का आ रहा है? +11 है, तो जिससे 11 तुलना की जाती है 25 × 100 4, तो 44% इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। किसके? वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में। वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैथ को है ना, अब हंसी मजाक में निकालिए। मानता हूं कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपको इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपका मन लग गया हो तो आप किसी भी प्रकार की दुविधा से आप सोल्व निकाल सकते हो। और एक मैथ का सबसे सीधा फंडा है कि आपको फॉर्मेट आता है या बेसिक नॉलेज जनरल है, इसका मतलब फॉर्मूला आ गया ना आपको, तो आप क्वेश्चन अच्छी तरह से किसी भी प्रकार से सोल्व कर सकते हो। जबकि केमिस्ट्री में और फिजिक्स में एक कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती, जोड़ी तो ये भी रहती, लेकिन कहाँ किरचॉफ लगाया तो कहाँ उसका सिद्धांत ये मान अपवाद से रू भरे हुए थे। अब कोई क्वेश्चन आपको समझाता है फिजिक्स के अंतर्गत, भाई किरचॉफ का नियम वो लगा तो न्यूटन ने वो कहा कि ये नहीं हो सकता, अपवाद। अब केमिकल में क्या है? केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को आप रात भर रटते रहिए। आप सुबह उठोगे तो आपके पास सारी मेमोरी लॉज होगी। केमिस्ट्री है बेवफा साले, केमिस्ट्री है बेवफा। आप रोज को पढ़ो उसको, आप शाम सुबह तक आप उसमें जो भी आपका डेटा पढ़ा हुआ था वो क्लियर ला देगा, क्लियर मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बुराई या किसी भी पर्सन की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक बता रहा हूँ कि बोरिंग होती जाए ना, तो आप किस प्रकार से इन्वेशन अलग चीज़ों को उठाकर आप एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अच्छी तरह से प्रॉपरली ध्यान में रखें। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपके पास आता है कि एक बेलन की ऊंचाई में 20% की वृद्धि करने पर तथा त्रिज्या में, एक सेकंड, एक बेलन की ऊंचाई में 20% की वृद्धि होने पर एक बेलन की ऊंचाई में 20% की वृद्धि होने या करने पर तथा त्रिज्या में 25% की कमी करने पर इसके वृत्त पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। यह क्वेश्चन पूछा है आपको कि एक बेलन दे चुका आपको, ठीक है सर, भाई आपको एक बेलन दिया, उस बेलन के अंतर्गत की ऊंचाई में, उस बेलन की ऊंचाई में
जो आपकी बेलन की ऊंचाई थी उस ऊंचाई के अंतर्गत कितने परसेंट की 20% की वृद्धि दे रखा है, 20% की वृद्धि दे रखा है तथा त्रिज्या में 25% की कमी। इस बेलन की त्रिज्या है जिसमें 25% की कमी दे रखी है, 25% की त्रिज्या में की कमी दे रखी है, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। जो इसका वक्र पृष्ठ है बेलन का, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ है 2πRh, ठीक है 2πRh। इस डेटा की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2πRh, ठीक है 2πRh। बीस % की ऊंचाई में वृद्धि की तो 1/5, 25% की वृद्धि की तो 1/4, ठीक है। फ्रैक्शन में संख्या थी वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पहले उसकी 5 थी, जब उसमें वृद्धि की तो उसकी 6 हो जाएगी। जब उसकी त्रिज्या थी, त्रिज्या नॉर्मल थी, जब उसमें 25% की कमी कर दी जाती है तो उसकी त्रिज्या घट के 3 हो जाती है। तो इसमें देखिए कितने का प्रभाव पड़ रहा है 20। और क्यों यहाँ आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपके पास 2πRh, जहां आपको RH से मल्टीप्लाई करना है तो 20 और यहाँ 18, तो 2 की कमी हो रही है ना, 2 की कमी हो रही है। तो उसके आपको अच्छी तरह से क्लियर नजर आ रहा है कि 2% की मतलब कमी आ रही है, 2 वेरिएशन की कमी आ रही है, तो परसेंटेज में तो कमी आएगी। जो भी आपका है उसके क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। तो आपके पास 2/10 × 100 तो 20 × 2 तो 10% की कमी उसके क्षेत्रफल में 10% की कमी आ जाएगी, ठीक है 10% की कमी आ जाएगी। अब इसी के बेस पर आधारित एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें तो देखो आपके पास जो भी आपका मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट आता है ना, उसमें आपको ध्यान रखने की चीज यही है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ रहा है, और उस त्रिज्या और क्षेत्रफल के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके फॉर्मेट जो भी आपका फॉर्मूला है, उन फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरह में ध्यान में रखने की बात होती है। अब देखो एक बेलन की त्रिज्या में 10%, भाई एक बेलन है शंकु, यानी इस एक बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर उसकी ऊंचाई में 12.5% की कमी आ जाती है। अब देखो 12.5% की कमी आ जाती है, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इस बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पर क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है आपको। तो आपको पता है कि एक बेलन है, उस बेलन का आयतन πr²h, ये उसका बेलन का आयतन है। तो देख है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं कि उसकी त्रिज्या के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। त्रिज्या में था आपके पास 1/10 और क्षेत्रफल था 12.5 का 1 हो गया आपके पास 1/8, तो ठीक है 10%, यानी उसके क्षेत्रफल में जब उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई तो आपको सादा एक्सपर्ट करना होगा, हर काम को अच्छी तरह से करना होगा। 11% की वृद्धि हुई, जब उसके पास ये 100 आया यहाँ और यहाँ 121 आया, ठीक है यहाँ 100 और 121 आया,
और उसके क्षेत्रफल उसकी ऊंचाई में क्या रही, पहले 8 थी फिर 7 आ गई, पहली 8 थी फिर 7 आ गई। तो यहां आपको क्षेत्रफल में गुणा करना है कि पाई आर स्क्वायर एच, तो 800 और यहाँ आपके पास 7 7 दूनी 14, 147, 800 147। अब यहाँ देखो कितनी की कमी आ रही है, 7 एकम 7 नहीं 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 1 8, सॉरी यहाँ आपके पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास 47 की बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो 47 बटा 800 इंटू 100, तो 100 आपके पास ये कट जाएगा। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, हाँ 8 पंजे 40, जिसमें 2 आपके पास 8 दूनी 16, 54% की वृद्धि होगी उसकी क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल है क्या, आयतन, बेलन के आयतन में 5.2.4% की वृद्धि होगी। ठीक है, मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को अगली और कड़ी के ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इसी के अंतर्गत। पहले तो प्रोडक्ट की बात थी ना, चेंजिंग इन प्रोडक्ट में क्या क्या परिवर्तित हो सकता है। अब आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है आप किसी भी व्यक्ति का कि पर्सनल का आय का खर्चा किस प्रकार से निकाल सकते हो। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इस खर्चे पर आधारित बात होगी। जितने में आपके पास खपत होगी उस खपत में से आपकी जितनी भी इनकम सोर्स होगी उस उनकी इनकम से आपके पास कितना खर्च करने को बजट पड़ रहा है और क्या उसकी वस्तु खरीदने की पड़ रही है। मतलब आपके पास किसी भी प्रकार की भाव या मात्रा किस प्रकार की खरीदने को मिल रहे हैं, उस माल की खपत में किस प्रकार को आपको अंतर देखने को मिल सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं आपको अच्छी तरह से करूंगा। तो यहाँ आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास यदि आप उस किसी वस्तु का खर्चा किस प्रकार से निकाल सकते हो। आपके पास किसी वस्तु का भाव होगा तो मात्रा होगी, उसमें कितनी मात्रा खरीदनी होगी आपको, और मात्रा खरीदनी होगी तो आपके पास टोटल खर्चा आएगा, टोटल खर्चा आएगा। यही टोटल खर्चा आएगा। तो यहां कहने का मतलब प्राइस और क्वांटिटी और एक्सप्रेशन, प्राइस इनटू क्वांटिटी और एक्सप्रेशन जो आपकी खर्चा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चन होंगे। लगभग आप क्वेश्चन को समझे, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे। देखो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ लिखने के बजाय मैं अपने मुंह जुबान बोल के आपको 2 बार 3 बार बोल के सुना देता हूँ, जिससे बढ़िया होता है। क्योंकि आपको यहाँ टाइम टेकिंग की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है जिसमें आपको टाइम भी वेस्ट हो। मैं क्या है, मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख दूंगा, पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा, तो आपको भी टाइम लगेगा और मेरे को भी टाइम लगेगा। जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए देखिए आप क्वेश्चन को समझिए। अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, अगर पेट्रोल है आपके पास, पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और खर्चे में सिर्फ 10% की, और खर्चे में सिर्फ 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें भी वृद्धि हो रही है, इसमें भी वृद्धि हो रही है, और ये तो खपत में कितने % की कमी होगी, खपत में कितने % की
कमी होगी। बताया ना मैंने क्वेश्चन भाई। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि पेट्रोल की मात्रा में, या अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है और उस खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने परसेंट की कमी होगी। वृद्धि आपके पास आ जाएगी 20 का 1/5 और 10 का 1/10। ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हेड कवर कैसे करें भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिया, दोनों तरफ आपके पास डेटा दे दिया गया है, आपको कीमत दे रखी है, खर्चा दे रखा है, तो आपको खपत निकालनी है। आप किस प्रकार से करोगे? तो आपको किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। पहले जो भी आपका डेटा था उस डेटे के अनुसार आपको लिखना होगा कि उसके पास आपके पास क्या क्या थी। वही एलिगेशन का नियम लगेगा यहाँ पे। तो बस आपको फ्रैक्शन, एलिगेशन, परसेंटेज के अंतर्गत जिस भी प्रकार से आप नियम लगाओगे वही अच्छा होगा। वृद्धि हो रहा है तो 5 थी, उसके अंतर्गत और फिर 6 हो गई। ठीक है, 5 थी फिर उसके अंतर्गत 6 हो गई। जब उसकी खपत में आपके पास ये तो आपका बहाव आ गया। ठीक है, ये तो आपका बहाव आ गया। अब निकालना क्या है? निकालना आपको खपत है ना। खपत आपको दे रखी नहीं है, खपत आपको दे रखी नहीं तो आप एक्स वाई मान। अब आपको खर्चा दे रखा है, खर्चे में आपको 10% की बढ़ोतरी दे रखी है ना। खर्चा दे रखा है तो 10% की बढ़ोतरी दे रखी है। 10% की वृद्धि में खर्चा दे रखे तो 10% और 11, जहां आपको 1 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है। 1 रुपए की बढ़ोतरी होने पर आपके इस इनकम सोर्स में कितने की कमी आ रही है? कमी नहीं आ रही है, जबकि 1% की वृद्धि आ रही है। इस 1% की वृद्धि होने पर आपके पास किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, तो आप मुझे अच्छी तरह से यह बताएं कि इस क्वेश्चन को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करते हैं तो 5y बाई 5y, सॉरी भाव और खपत 5x बराबर 6y। मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको आसानी से कैसे लिखा? हाँ, 5x बटा 6y, जिसमें 10/11, ये 10/11। यहाँ देखो 2 से कट रहा है, ये 5x और 2x 2 से कटा तो 2x से मतलब 11, 22x बराबर 6y, 22x बराबर 6y। इसमें 2 का अंतर हो जाएगा, 2 11/2। 1 मिनट, खर्चा खपत में अंतर आ रहा है 20%। सॉरी देखो यहाँ डेटा कुछ मिस प्रिंट हुआ है भाई। आपके पास हम इसको गुणा करें, मल्टीप्लाई किए भाव और खपत को वर्ष, भाव इंटू जो भी आपकी खपत होगी वो आपके पास खर्चे के अंतर्गत निकलेगा। ठीक है, इस प्रकार से निकलेगा तो 5x और 6y भाई 5x बटा 6y होगा। तो जब इसमें 10 और 11 इस प्रकार से क्वेश्चन को बन रही है, ये इक्वेशन बन रही है, तो आपके पास किस प्रकार से क्वेश्चन होने को चाहिए? अब यह 2 से कट रहा है तो यह आपके पास, देखो ये 2 से कट रहा है यहाँ, तो 2 यानी 6 दूनी 12y हो जाएगा यहाँ पर। अरे ये 5 से कट रहा है ना, 2 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई किया 12y और बराबर 11x, ये 11x। इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है ना, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, अनुपात में निकालना है। तो आपके पास ये अनुपात कितनी आ जाएगी? 12:11। अब 12:11 के अंतर्गत आपको जिस भी प्रकार की एक की कमी आ रही है तो आप 1/12 इंटू 100, अब इंटू 100 होगी तो 100/12, 12×72, 12×72, 12 × 104 तो आपके पास 8% की वृद्धि
जिसमें कमी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। ये क्वेश्चन आ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर आधारित क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कराता हूँ। किस प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा था, जहां आपके पास बहाव और खपत के मूल्य को देखने पर, बहाव और खपत के मूल्य को देखने पर किस प्रकार की वेरिएशन में वैल्यू में अंतर आता है, उस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से समझना होगा और देखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। एक दूसरा क्वेश्चन करता हूं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऑयल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। ऑयल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन खर्चे में 20% की वृद्धि होती है। खर्चे में भी 20% की वृद्धि होती है, तो खपत में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी? यह क्वेश्चन आपको अच्छा आसानी से समझना होगा। देखो ऑयल की कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है। कीमत यानी भाव, भाव में 25% की वृद्धि हो रही है ना, 1/4, ठीक है, फ्रैक्शन में। अब खर्चे में, लेकिन खर्चे में 20% की वृद्धि होती है। अब खर्चे में भी 20% की वृद्धि हो रही है। खर्चे में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 1/5, ठीक है भाई, 1/5 हो जाएगी इस फ्रैक्शन की। अब मुझे यह बताइए कि उसमें वृद्धि हो रही है, सभी में वृद्धि हो रही है, सभी में वृद्धि हो रही है ना, बिल्कुल सभी में वृद्धि हो रही है। तो पहले वाली कंडीशन के अंतर्गत उसके अंतर्गत क्या भाव था और क्या मूल्य था? जब उसके अंतर्गत ये था तो ये हो जाएगा यहाँ। जब उसमें एक्स खपत आपको दे रखी नहीं थी तो ये हो जाएगी, ठीक। अब आपको खर्चा दे रखा है, खर्चे में कितने, पहले उसका खर्चा 5 रुपए था। जब उसमें वृद्धि हुई 20% की, तो उसके पास 6 रुपए, जो भी आपके पास 6 था या कितने में था वो आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से भी कर सकते हो। अगर इस खपत के मूल्य को ध्यान में न रखा जाए तो आपके पास देखो, यहाँ आपके पास 25 5 होगा 25 और 6 चौका 24, तो एक की आपके पास कमी आ रही है ना, एक की कमी आ रही है, पर 1% की आपके पास कमी आ रही है, तो 1/25 जिससे तुलना की जाती है 100% से की जाती है, तो 4। अब यह कमी आ रही है तो -4% की इसमें कमी आ जाएगी। क्या, किसमें आएगी? खपत में, खपत में आएगी ना, सॉरी वृद्धि हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी खर्चे में 4% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप अच्छी तरह से ध्यान में भी समझ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जनसंख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के अंतर्गत पूछा जाता है। कुछ आपके जो त्रुटिपूर्ण आया है, अब परसेंटेज जो भी सेकंड से हैं उनके आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, टाइप चेंज हो गया है यहाँ पर, ठीक है। किसी भी शहर की जनसंख्या 6000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तथा महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है। एक वर्ष बाद जनसंख्या 6720 है जाती है, तो पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग संख्या क्या होगी? पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग संख्या क्या होगी? हाँ ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन अब क्या देने का, एक शहर में जनसंख्या कितनी है? एक शहर में आपको जनसंख्या 6000 दे रखी है, ठीक है, 6000 दे रखी है, 6000 जनसंख्या दे रखी है। पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है।
महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या, अब एक वर्ष बाद आपके पास जनसंख्या 6720 हो जाती है। 6720 हो जाती है तो पुरुष व महिला की अलग अलग संख्या बताइए। तो अब आपको क्या बताना है, पुरुषों व महिलाओं की अलग अलग संख्या बतानी है आपको। अलग अलग संख्या बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास आता है। अब यहां मुझे ये बताइए कि आपके पास पर्सन क्या है। आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन की सहायता से, जो भी आपका मिश्रणता का नियम है, उसके किस हिसाब से निकाल सकते हैं। देखिए, आपके पास कितने व्यक्ति थे, 6000 व्यक्ति थे। 6000 व्यक्ति थे। जब उसकी तुलना करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो आपके पास टोटल आपके पास एक वर्ष बाद 6720 कुल जनसंख्या हो जाती है। 6720 कुल जनसंख्या हो जाती है। तो मुझे यह बताइए कि उसकी इस ओवरऑल की परसेंटेज की कितनी निकाले हम। 720 6000 इंटू 100, यही निकाल सकते हैं कि आपकी कुल जनसंख्या है, उन कुल जनसंख्या से जितने भी कुल जनसंख्या है उसमें से कितने एक वर्ष के अंतर्गत 720 वेरिएशन, 720 कैंडिडेट बढ़ गए। महिला हो, पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, 720 की उसकी बढ़ोतरी हो गई। तो चलो ठीक है, हम 720 के परसेंट में ओवरऑल के परसेंटेज निकालते हैं कि कितने परसेंट की उसमें वृद्धि हो जाती है। 12% की उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है सर, कि 12% में उसकी वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ 12% की उसकी वृद्धि हो रही है। अब मुझे ये बताइए कि जो भी आपको दिया गया था नियम, अब यहाँ तक तो आपका 16 हो गया ना, यहाँ तक 16 हो गया आपके पास, और ऑल कितनी परसेंटेज आ गई, ओवरऑल परसेंटेज आपके पास 12% आ गई। अब पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या पूछनी है। पुरुष महिलाओं की संख्या, तो पुरुष की जनसंख्या, पुरुष की में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही थी, 10% की वृद्धि हो रही थी। उस पुरुष की महिला में 10% की वृद्धि हो रही थी। 10% की वृद्धि तो यह हो रही थी, और पुरुष की तो 10% की और महिला की हो रही थी 15% की। अब जो आपका ओवरऑल परसेंटेज था वो 12% था। इस एलिगेशन के अंतर्गत जो भी आपका एलिगेशन नियम आता है उसके अंतर्गत परसेंटेज कितना है, 3%। एक और यहाँ 2, 3:2। इसके अंतर्गत आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब मुझे यह बताइए कि ये टोटल कितने यूनिट हुई। यह पास आपके पास टोटल यूनिट 5 होगी ना, 5 यूनिट होगी। ये 5 यूनिट आपको, ये 5 यूनिट किन के बराबर है, ये 5 यूनिट किन के बराबर है, जो आपकी जनसंख्या 6000 थी ना उनके बराबर है। ये आपके 5 यूनिट है ना 6000 के बराबर है। 6000 के बराबर है तो आपके पास, आप इसके अंतर्गत दोगे तो 12 पंजे 60, यानी एक यूनिट बराबर आपके पास आ जाएगी 1200। एक यूनिट आपके पास आ जाएगी 1200। तो मुझे यह बताए आपको क्या पूछना था, 1200 आ गई तो आप इंटू 1200 से गुणा कीजिए, 1200 से गुणा कीजिए। तो ये पुरुष की तो संख्या हो गई आपको 3600 और महिला की संख्या हो गई आपकी 2400। वर्तमान में संख्या पूछ रही थी आपको, क्या प्रश्न पूछ रहा था, पुरुषों की संख्या कितनी होगी आपके पास 3600 हो गई ना, महिलाओं की संख्या कितनी हो गई 2400 हो गई ना, एलिगेशन का नियम लागू हो गया ना। क्या देखना था उसको, जो भी आपका परसेंटेज दे रखा था उसमें ओवरऑल परसेंटेज निकालिए, उस ओवरऑल परसेंटेज के अंतर्गत एलिगेशन का नियम लगाइए। जहां भी आपको कॉमन फैक्टर आता है वहां आपको ऐड कर दीजिए। उस ऐड करने पर पश्चात जो भी आपको यूनिट दे रखा है, टोटल ओवरऑल जनसंख्या या कोई भी डेटा दे रखा है, उनसे डिवाइड करके जितनी भी संख्या आ जाती है वो आप अलग अलग संख्या से निकाल सकते हैं। आज के क्वेश्चन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में एक नए अच्छे वेरिएशन के साथ मिलते हैं
और जो आपको अच्छी तरह से नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको तैयारी किस प्रकार से कराया जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन कराते हैं। आज की क्लास में जो भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे शेयर और कमेंट बॉक्स में अच्छी तरह से समझाइए और बताइए कि क्या कमी रहती है क्या नहीं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्लास को अच्छी तरह से रेगुलर कनेक्टिविटी रखिए, जिससे आपकी मजबूत तैयारी हो सके और अगली मतलब जो भी आपका भविष्य आने वाले समय में बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, तो उन वैकेंसियों पर भी ध्यान में रखते हुए आप अच्छी तरह से आपकी मजबूताई और सफलता की तैयारी पर लग जाए। ठीक है, थैंक यू। और अपना कर्म भी निभाते रहिए। मेरा कर्म है सबको जानकारी अवेलेबल करवाना, तो आपका कर्म है कि आप इन क्लासों को आगे शेयर कीजिए और अपने जितने भी सपोर्ट करते हो तो आप अच्छी तरह से सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।